मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जोधालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के पंचम पत्र हस्तरेखा पुस्तक, जिसके लेखक कलिका प्रसाद जी हैं, उस पुस्तक से दो बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। पहला बिंदु हस्तरेखा एवं हस्तपर्वत के बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले हम आप लोग से हस्तचित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि हस्तरेखा कहाँ है और हस्तपर्वत किस किस जगह पे स्थित है। ये एक हस्तचित्र हमने तैयार किया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो हम सबसे पहले इस हस्तचित्र के बारे में समझें। ये हमारा कलाई है, जिसको हम लोग मणिबंध कहते हैं, और कलाई के ठीक सामने जो होता है उसको अंगूठा कहते हैं। अंगूठा के बाद हम लोग का तर्जनी होता है, तर्जनी के बाद हम लोग का मध्यमा होता है, उसके बाद हम लोग का अनामिका होता है, अनामिका के बाद जो सबसे छोटी उंगली होती है उसको हम लोग कनिष्ठिका कहते हैं। तो ये हमारे उंगली हो गए। अब हम बात करते हैं पर्वत के बारे में। तो जो मणिबंध और आपको अंगूठा के बीच वाला जो ये पर्वत होता है, इसको हम लोग शुक्र पर्वत कहते हैं। शुक्र पर्वत के बाद हम लोग तर्जनी पे आते हैं। तो तर्जनी के नीचे वाले इस पोर्शन को, ये वाला जो पूरा भाग होता है, उसको हम लोग गुरु पर्वत कहते हैं। तर्जनी के बाद मध्यमा और ये मध्यमा का ये पूरे जो भाग होता है, इसको हम लोग शनि पर्वत कहते हैं। अनामिका के ठीक सामने नीचे ये पूरे जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग सूर्य पर्वत कहते हैं। कनिष्ठिका, इसके नीचे का ये जो भाग होता है इसको हम लोग बुध पर्वत कहते हैं। और ये जो पूरा भाग होता है इसको हम लोग चंद्र पर्वत कहते हैं। चंद्र पर्वत और बुध पर्वत के बीच में मंगल पर्वत आता है। ठीक इसके सामने में देखिएगा शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत के ये वाले पास को भी मंगल पर्वत कहते हैं। तो मंगल पर्वत हमारे हस्तरेखा में दो जगह होते हैं। तो ये हमारे हो गए, आपको पर्वत के बारे में हमने आपको बतलाया। अब हम बात करते हैं रेखा के बारे में। तो जो मणिबंध रेखा से निकलकर ये जो आपको हमने बतलाया था मंगल पर्वत, जो मंगल पर्वत की ओर आती है उसको हम लोग जीवन रेखा कहते हैं। दूसरा, मणिबंध रेखा से निकलकर बुध पर्वत की जो आती है उसको हम लोग स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। ये जो पूरा रेखा है इसको हम लोग स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। उसके बाद देखिएगा जो जीवन रेखा से निकल के शनि पर्वत की ओर आती है उसको हम लोग भाग्य रेखा कहते हैं। ये वाला पूरे जो पोर्शन देखिएगा, ये जीवन रेखा इससे निकल के आती है, इसको हम लोग भाग्य रेखा कहते हैं। उसके बाद आपको मंगल पर्वत से लेकर चंद्र पर्वत की ओर जाती है ये वाला रेखा, इसको हम लोग मस्तिष्क रेखा कहते हैं। उसके बाद देखिएगा गुरु पर्वत से निकल के मंगल पर्वत और बुध पर्वत के बीच में जो जाती है उसको हम लोग हृदय रेखा कहते हैं। ये रेखा वाला, इस रेखा को हम लोग हृदय रेखा कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बतलाया रेखाएं, ये 5 रेखाओं के बारे में हमने बताया, 5 उंगलियों के बारे में हमने बताया, और ये सारे जो पर्वत कहाँ कहाँ स्थित है इस पर्वत के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे एक एक करके रेखाओं के बारे में कि कौन कौन से रेखाएं हैं और इस रेखाओं के क्या फल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वास्थ्य रेखा पे बात करते हैं। भारतीय मतानुसार कनिष्ठिका अंगुली के मूल में जो लंबी रेखा हो उसे आरोग्य अथवा स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। पर पश्चात हस्त बिंदुओं में मतानुसार वह रेखा जो चंद्र क्षेत्र या हथेली के नीचे किसी भाग से प्रारंभ होकर बुध के क्षेत्र पर या बुध क्षेत्र की ओर जाती हो उसे स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। इस रेखा को हम लोग लाइफ ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बतलाया था स्वास्थ्य रेखा के बारे में, ये मणिबंध रेखा से बुध पर्वत की ओर जो रेखा जाती है ये रेखा, इसी को हम लोग स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इस पे। सभी लोगों के हाथ में स्वास्थ्य रेखा नहीं होती है। 50% हाथों में स्वास्थ्य रेखा दिखाई नहीं देती है। यदि स्वास्थ्य रेखा लंबी और सुंदर हो तो जातक का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यदि स्वास्थ्य रेखा खंडित या दोषयुक्त हो तो जिगर या पेट की खराबी होती है। यदि किसी का जीवन रेखा कमजोर या दोषयुक्त हो पर स्वास्थ्य रेखा सुंदर हो तो वह रेखा जातक के प्राणों के बल प्रदान करती है। यदि स्वास्थ्य रेखा चौड़ी और उढली हो तो थोड़ी सी भी वह परहेजी से सिरदर्द आदि समस्या उत्पन्न होती है। यह रेखा श्रृंखलाकार हो तो जिगर और पेट की खराबी प्रकट होती है। ऐसे जातक को गोल स्टोन, यकृत शोथ आदि रोग होते हैं। स्वास्थ्य रेखा के जिस स्थान पर दोष हो उस उम्र के जातक को स्वास्थ्य बाधा होती है। स्वास्थ्य रेखा पर आड़ी काटने वाली रेखा बिंदु या क्रॉस या द्वीप चिन्ह हो तो उसे रोग का लक्षण समझा जाता है।
वही स्वास्थ्य रेखा उत्तम होता है जिस पर दोष नहीं हो और रेखा बलवान हो, तो जातक निरोध और स्वस्थ रहता है। अब हम बात करने वाले हैं जीवन रेखा। तो हम फिर हस्त चित्र के माध्यम से आपको दिखाएं कि जीवन रेखा कौन सा होता है। तो ये मणिबंध से जो मंगल पर्वत की ओर आती है उसे हम लोग जीवन रेखा कहते हैं। ये रेखा मेरा जीवन रेखा हो गया। अब इससे संबंधित कुछ हम जानकारी लें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अंगूठे और तर्जनी के बीच से प्रारंभ होकर जो रेखा गोलाई के लिए शुक्र क्षेत्र की ओर घिरती हुई मणिकबंध या उसके समीप जाती है उसे जीवन रेखा, कुल रेखा, प्रीत रेखा, प्रगुढ़ रेखा आदि कहते हैं। इसे गोत्र रेखा भी कहा जाता है। यदि जीवन रेखा पुष्ट, सुंदर और खूब गोलाई लिए हो तो मनुष्य स्वस्थ, दीर्घायु, ऐश्वर्युक्त होता है। किंतु यदि जीवन रेखा खंडित हो तो उसके जीवन में असफलता, अपमान, अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। यदि वह रेखा संपूर्ण ना हो तो ऐसे मनुष्य सदा दुखी रहता है। यदि यह रेखा पर इस रेखा पर तिल का चिन्ह हो तो सुंदर सवारी प्राप्त होता है उस जातक को। जीवन रेखा को आयु रेखा भी कहते हैं और सभी हाथ में पाए जाते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा सुस्पष्ट, स्वस्थ, गंभीर और दीर्घ हो तो जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए काफ़ी प्रण शक्ति, और जहाँ जीवन रेखा छोटी हो तो उसकी आयु पूर्ण होने पर भय है। यदि जीवन पतली रेखा और कम गहरी हो तो प्राण शक्ति सामान्य के कम है। जीवन रेखा चौड़ी हो तो भी प्राण शक्ति कम है। ऐसे जातक रोग के शिकार हो जाते हैं। जीवन रेखा को जब कोई आरी रेखा काटे और जिस पर्वत की ओर जाए तो उसे जातक को पर्वत का स्वामी के अनुसार शारीरिक कष्ट या रोग होगा। जीवन रेखा पर द्वीप का चिन्ह भी रोग के सूचक होते हैं। बिंदु का चिन्ह भी रोग को दर्शाता है। शाखा युक्त जीवन रेखा में भी प्राण शक्ति कम होता है। जीवन रेखा के अंत में द्वीप चिन्ह हो तो गहरी बीमारी के बाद जातक की मृत्यु हो जाती है। अस्तु स्पष्ट, सुंदर और दीर्घ जीवन रेखा पूर्ण प्राप्त शक्ति प्रदान करती है और दोष युक्त जीवन रेखा प्राण शक्ति को बल प्रदान नहीं करती है। अब हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क रेखा। जैसा कि हमने आपको पहले ही हस्त चित्र के माध्यम से बतला दिया था कि मस्तिष्क रेखा कौन सी जगह पे होती है। तो जो रेखा बृहस्पति क्षेत्र के नीचे तथा जीवन रेखा के प्रारंभ से के ऊपरी भाग से प्रारंभ होकर मंगल के प्रथम क्षेत्र या चंद्र क्षेत्र की ओर जाती है उसे मस्तिष्क रेखा या शीर्ष रेखा कहते हैं। भारतीय मतानुसार इन्हें धन रेखा, विभग रेखा, बराटिका आदि अनेक नाम दिए गए हैं। मस्तिष्क रेखा के मस्तिष्क और बुद्धि का पता लगाया जाता है जब जाता है, और मूर्ख यदि मस्तिष्क रेखा बृहस्पति क्षेत्र से प्रारंभ होकर और जीवन रेखा से स्पर्श करती है तो प्रारंभ शुभ समझा जाता है। यह योग रेखा को बल प्रदान करता है। ऐसे जातक शासक में निपुण होता है तथा उसमें अधिकार तथा महत्वाकांक्षी की भावना प्रबल होती है। यदि जीवन रेखा को स्पर्श ना करे तो दोनों में थोड़ा अंतर हो तो सतर्कता और सावधानी कम होती और साहस अधिक होने पर गुण दोष का विचार किए बिना काम को जल्दी से कर डालने और दूरदर्शिता के दुष्परिणाम से बच नहीं सकते। यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के प्रारंभिक भागों में अधिक अंतर हो तो जातक जल्दबाजी में बड़ा काम कर बैठता है जिससे हानि या घाटा उठाना पड़ता है। यदि मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत के तरफ जाए और हृदय रेखा अच्छी ना हो तो जातक जिद्दी, झगड़ालू होता है। यदि शीर्ष रेखा अपने स्वाभाविक स्थान पर हो और सीधी स्पष्ट हो तो मनुष्य में व्यवहारिक बुद्धि अच्छी होती है एवं धन दौलत की ओर विशेष प्रवृत्ति रहती है। ऐसे व्यक्ति दार्शनिक भी होते हैं। यदि शीर्ष रेखा सीधी हो और हथेली के बाहर तक चली जाती है तो जातक अधिक बुद्धिमान होता है पर स्वार्थी होता है, परोपकारी नहीं होता है।
यदि शीर्ष रेखा छोटी हो तो सांसारिक बातों में जातक चतुर होता है, पर विद्या व कल्पना शक्ति नहीं होती है। यदि शीर्ष रेखा निर्विघ्न चंद्र पर्वत पर जाए तो कल्पना शक्ति उत्तम होती है तथा साहसी और साहित्य और कला प्रेमी होता है। यदि शीर्ष रेखा पर क्रॉस, द्वीप, जाल, बिंदु हो तो ये मस्तिष्क विकृति का रूप है। अब हम बात करेंगे हृदय रेखा का। तो मैंने फिर से आपको वही बतला कि मैंने आपको पहले ही हस्तचित्र में दिखला दिया है। तो हृदय रेखा, जो रेखा बृहस्पति या शनि क्षेत्र के नीचे से प्रारंभ होकर सीधी या गोलाई लिए हुए कनिष्ठिका अंगुली के नीचे या हथेली के अंदर तक जाए तो उसे हृदय रेखा कहते हैं। भारतीय मत अनुसार इसी रेखा को आयु रेखा भी कहते हैं। हृदय रेखा से प्रेम में घात, हृदय की शक्ति पर विचार किया जाता है। यदि हृदय रेखा सुस्पष्ट, लंबी और सुंदर हो तो जातक दृढ़ प्रेम निर्वाह करने वाला होता है। यदि हृदय रेखा लाल हो तो प्रेम में हिंसा, नीला हो तो रोग, अत्यंत गहरी हो तो रक्तचाप, चौड़ी और पीली हो तो हृदय रोग, क्षीण और सुंदर हो तो संतानोत्पत्ति क्षमता कम, यदि श्रृंखलाकार हो तो अनुचित प्रेम बनाएगा। यदि हृदय रेखा का अंत मंगल के क्षेत्र उच्च मंगल पर हो तो जातक अत्यंत साहसी होता है। यदि हृदय रेखा से शाखा निकलकर ऊपर की ओर और ना जाए तो प्रेम जनित नहीं आता है। यदि शाखा सूर्य क्षेत्र की तरफ जाए तो जातक अनेक विद्याओं में प्रवीण होता है और पर विद्वता के अनुरूप उसे लाभ नहीं होता है। अब हम बात करने वाले हैं पर्वत के बारे में। तो सूर्य पर्वत अनामिका अंगुली के नीचे होता है। यदि यह उन्नत हो तो मनुष्य में उत्साह और सौंदर्य प्रेमी होता है। यदि धसा हुआ तो बुद्धि प्रखंड नहीं होता है, अध्ययन में रुचि नहीं रखता तथा उत्साह शक्ति कम होता है। यदि उच्च हो तो यश, मान, प्रतिष्ठा, धन संग्रह में जातक सफल होता है। आभूषण प्रेमी और आध्यात्मिकता में रुचि होती है। यदि बहुत अधिक हो तो गुण अवगुण में बदल जाता है। अब हम बात करने वाले चंद्र पर्वत की बात। तो हथेली का बायां किनारा चंद्र पर्वत कहलाता है। दाहिने हाथ का कल्पना, सौंदर्य प्रियता, आदर्शवाद, काव्य, साहित्य आदि से विशेष संबंध रहता है। यह उच्च पर्वत का फल है। यदि पर्वत दबा हो तो मन सुस्त रहता है तथा उपरोक्त गुण भी नहीं होता है, पर साधारण उच्च हो तो पाचन शक्ति की कमी होती है। यदि पर्वत ऊंचा ना हो, लंबा हो और सकरा हो तो जातक शांत, एकांतवासी तथा नवीन कार्य में उत्साह नहीं होता है। अब हम बात करने वाले हैं मंगल पर्वत से। तो मंगल पर्वत दो स्थान पे होता है, जैसा कि हमने आपको हर चित्र में दिखाया था कि वो दो जगह पे मंगल स्थान के बारे में हमने आपको बतलाया था। तो पहला चंद्र क्षेत्र और बुध क्षेत्र के बीच तथा दूसरा बृहस्पति क्षेत्र के नीचे तथा शुक्र के ऊपर। मंगल के प्रथम क्षेत्र से साहस, बल, लड़ाई पर विचार किया जाता है। यदि यह पर्वत उच्च हो तो साहसी होगा और लड़ाई में नहीं दबेगा। यदि दबा हो तो मनुष्य कायर होता है। यदि बहुत दबा हुआ हो तो दुस्साहस, अत्याचार करने की प्रवृत्ति, क्रूरता आदि होता है। दूसरे स्थान से अपनी रक्षा करने की क्षमता, धैर्य, आत्म संयमी होता है। उच्च हो तो सदा खून में जोश रहता है। अब हम बात करने वाले हैं बुध पर्वत पे। तो बुध पर्वत कनिष्ठिका अंगुली के नीचे होता है। बुध क्षेत्र साधारण उच्च हो तो सुंदर वक्ता, व्यापारिक चतुरता, बुद्धिमान, शीघ्र कार्य करने वाला तथा यात्री प्रेमी होता है। नीच हो तो जातक मंद बुद्धि वाला और सुस्त होगा। बुध क्षेत्र उच्च हो तो हाजिर जवाबी, हास्य प्रिय, अति उच्च हो तो जातक ज्ञान से ज़्यादा बनने का ढोंग करता है। और अगर उच्च नीच होने पर स्नायु विकार, पित्तरोग, उदर विकार आदि होता है। अब हम बात करने वाले हैं बृहस्पति पर्वत पे। तो यह पर्वत तर्जनी के नीचे है। उच्च हो तो महत्वाकांक्षा, अभिमान, उत्साह और हुकूमत करने वाला होता है।
धार्मिक प्राकृतिक प्रेमी, कुछ सुखामद प्रियता, तर्क झरक रखता है। अति उच्च हो तो अहंकारी, झूठी शान, क्रूर हो जाता है और उसमें श्रद्धा का अभाव रहता है। उंगली लंबी हो, पर्वत उच्च हो तो जातक खर्चीला, दिलासी हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं शुक्र पर्वत पे। तो अंगूठे के मूल का पर्वत शुक्र क्षेत्र कहलाता है। साधारण उच्च हो तो अति उच्च हो तो जातक कमी, व्यभिचारी और अत्यंत विलासी होता है। यदि शुक्र क्षेत्र बड़ा हो और ऊंचा हो तो स्वास्थ्य उत्तम, संगीत प्रिय और दयालु होता है। यदि बहुत धसा हुआ हो या सकरा हो तो काम वासना शक्ति क्षीण संबंधी रोग होता है। अब हम बात करने वाले हैं शनि पर्वत पे। तो मध्यमा उंगली के नीचे भाग को शनि पर्वत कहते हैं। यदि शनि क्षेत्र अति उच्च हो तो जातक दुखी, चिंतायुक्त, आत्महत्या के प्रति प्रेरित, अविश्वासी होता है। थोड़ा उन्नत हो तो विचारशीलता, दूरदर्शिता, मितव्ययिता आदि गुण होते हैं। यदि अधिक उन्नत हो तो कंजूस, लोभी होगा, अकेलापन भी आता है। यदि पर्वत बिगड़ा हो तो दांत, कान की बीमारी, बात रोग, गठिया, नसों का फूलना, हड्डी टूटना और दुर्घटना आदि से प्रभावित होता है। तो ये शनि पर्वत के कुछ दुष्प्रभाव थे। जैसा कि अभी हमने आपको बतलाया हस्तरेखा के बारे में, हस्तरेखा से कुछ संक्षिप्त जानकारी हमने आपको दी। तो रेखाओं के बारे में जो हमने 5 रेखाओं के बारे में आपसे संक्षिप्त चर्चा किया है, और पर्वत के बारे में हमने आपसे संक्षिप्त चर्चा की है। मैं इसका चित्र आपको इसमें अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको अगर समझने में कहीं भी परेशानी हो तो आप उस चित्र को देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज हमने जो आपको बताया, हम हरसक प्रयास किए अपने स्तर से कि हम आपको सरल से सरल तरीका से इसको हम समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद।